जो अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहा है, स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है और जिसके मनाने के लिए तन मन धन से ब्रज कला केंद्र का एक एक सदस्य जुटा हुआ है और उसी मनोभाव से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने हमारा सहयोग किया है, वह उदाहरणीय है। इस अवसर पर जबकि ये संगोष्ठी आयोजित की गई है, इस संगोष्ठी के प्रेरणा स्रोत हमारे परम पूजनीय आचार्य श्रीवत्स गोस्वामी जी हैं, जो वृंदावन से यहाँ पधारे हैं। वैसे वो ब्रज कला केंद्र अखिल भारतीय के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन चूंकि वो दिल्ली में इस संगोष्ठी के लिए पधारे हैं, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि करतल ध्वनि करके उनका दिल्ली में आने का स्वागत। ये संगोष्ठी जो अपने आप में एक अभूतपूर्व है, इसलिए अभूतपूर्व है कि इसका विषय बड़ा अभूतपूर्व है। ब्रज क्या है, ब्रज का क्या कंट्रीब्यूशन है, ब्रज का क्या योगदान है, ब्रज किस चीज की, किस चिड़िया का नाम है और ब्रज भाषा क्या है, कुछ गिने चुनों की भाषा है या एक मातृभाषा है, सभी भाषाओं की मातृभाषा है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो अधिकतर हमसे पूछे जाते हैं, विभिन्न मंचों पर पूछे जाते हैं। आज जो साहित्यकारों ने, विद्वानों ने, जिनका कि ये समागम हो रहा है, बहुत ही ब्रज के चुनिंदा विद्वान, लेखक, साहित्यकार यहाँ उपस्थित हैं। उन सब का क्या विचार है, क्या वो कहते हैं, कहाँ ब्रज खड़ा हुआ है, कहाँ वो साहित्यकार है और कहाँ ब्रज का साहित्य, कला, संस्कृति और भाषा है, इस सब का वर्णन आज आपको मिलेगा। हमको भी सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ऐसे अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता श्रीमती कपिला वात्स्यायन जी कर रही हैं। वो किसी आवश्यक कार्य से डिले हो गया है, देरी के लिए उन्होंने क्षमा मांगी है, लेकिन उनका सूचना आई है कि वो 3:30 बजे ठीक हमें ज्वाइन करेंगी। और जिनकी की ब्रज के प्रति, ब्रज संस्कृति के प्रति और सर्वोपरि ब्रज कला केंद्र के प्रति महान श्रद्धा है, क्योंकि वो ब्रज कला केंद्र से इसके जन्म काल से जुड़ी रही हैं, उनके भी विचार सुनने को मिलेंगे। तब तक हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। और इस कार्यक्रम में सबसे बड़ा सहयोग जहाँ आचार्य गोस्वामी जी का है, वहीं मुझको मुकेश गर्ग जी ने, जो कि हमारे ब्रज कला केंद्र के सहायक सांस्कृतिक मंत्री हैं, हमारे श्री गोपाल प्रसाद जी मुदगल, जो कि सेक्रेटरी जनरल महामंत्री हैं ब्रज कला केंद्र के, उन्होंने कल रात भर बैठ कर के, कल से आकर के इसकी सफलता के लिए पूरी प्रयत्न किया है। मैं अब ये माइक श्री मुकेश गर्ग जी को देता हूँ कि उस गोष्ठी का हमारे आचार्य जी के द्वारा संचालन कराएं। श्री मुकेश गर्ग। आदरणीय इस गोष्ठी के संयोजक श्री श्रीवत्स गोस्वामी जी, ब्रज कला केंद्र के
राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ विराजमान सभी ब्रज प्रेमी बंधु, आप सबका स्वागत है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये गोष्ठी भारतीय संस्कृति को ब्रज का योगदान इस विषय पर है। इसको आरंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि युगल छवि के ऊपर माल्यार्पण के द्वारा हम इसका आरंभ करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रज कला केंद्र के और आदरणीय गोस्वामी जी इस गोष्ठी में हमारे 3 वक्ता हैं और उसके बाद आदरणीय श्री वत्स जी और गोष्ठी की विशिष्ट अतिथि कपिला जी उस पर अपने अंतिम टिप्पणियां देंगी। भारतीय संस्कृति में ब्रज का योगदान। दरअसल ब्रज को जो पूरे संसार में देखा जाता है उसे एक विशेष भाव के जरिए देखा जाता है, भक्ति भाव। कृष्ण जो ब्रज की अंतरराष्ट्रीय संपत्ति है, ब्रज से ही निकले, ब्रज में ही पैदा हुए, ब्रज में ही खेले और जिस संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ वो कृष्ण के बहाने हुआ। लेकिन क्योंकि मैं विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, ब्रज भाषा मेरा विषय है, इसलिए आजकल कुछ नए नए सवाल ब्रज भाषा को और ब्रज संस्कृति को लेकर उठ रहे हैं। उन सवालों में एक सवाल ये भी है कि ब्रज ने समाज को भक्ति के अलावा क्या दिया। और जब हम इस पर जाते हैं तो जो सबसे पहली चीज मुझे दिखाई देती है वो है ब्रज संस्कृति ने, ब्रज साहित्य ने स्त्री को जो सम्मान दिया है वो सम्मान किसी अन्य भाषा में स्त्री को नहीं मिल पाया। राधिका और गोपियों के बहाने कृष्ण के प्रति जिस प्रेम का वर्णन किया गया है उसमें स्त्रियों की जिस स्वतंत्रता का चित्रण हुआ है उस चित्रण के लिए आज स्त्री विमर्श जबरदस्त वकालत कर रहा है। और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि सूरदास ने गोपियों की जिस स्वतंत्रता का वर्णन किया है, कृष्ण की बांसुरी सुनी और सब दौड़ पड़ी। ये प्रेम के दौरान इस तरह की स्वतंत्रता स्त्रियों को समाज में देना कोई मामूली बात नहीं थी। समाज नहीं देता था, लेकिन सूरदास और कृष्ण भक्त कवि निरंतर गोपियों को इस तरह की स्वतंत्रता दे रहे थे। और इससे ये जाहिर होता है कि स्त्रियों को सम्मान देने की परंपरा किस तरह कृष्ण काव्य से आरंभ होती है।
रीतिकाल भी स्त्री केंद्रित है, हालांकि बहुत तरह के आरोप हैं, लेकिन ब्रजभाषा में ही रीतिकाव्य लिखा गया और ब्रजभाषा स्त्री की ओर जाती है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें मध्यकाल के संदर्भ में ज़रूर विचार करना चाहिए। बहरहाल अभी हम भारतीय संस्कृति में ब्रज का योगदान इस विषय पर 3 वक्ताओं को सुनेंगे। सबसे पहले श्री गोपाल प्रसाद मुदगल जी, जो कि महासचिव भी हैं ब्रज कला केंद्र के। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी, जो पानीपत से पधारे हैं। फिर आचार्य श्री सोहनलाल रामरंग जी, जो दिल्ली में ही हैं, अपना अपना वक्तव्य देंगे। पहले आप सबकी अनुमति से मैं श्री गोपाल प्रसाद मुदगल जी को आमंत्रित करता हूं। गोपाल प्रसाद जी राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी जयपुर के पूर्व अध्यक्ष हैं। डीग भरतपुर के रहने वाले हैं। आपका विषय है मानवीय मूल्य और आध्यात्मिक अवदान। श्री गोपाल प्रसाद मुदगल जी। श्रद्धेय आचार्य जी, ब्रज कला केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी, यहाँ पर 2 वक्ता आदरणीय राजेंद्र रंजन जी चतुर्वेदी जी, हमारे परम श्रद्धेय श्री रामरंग जी, सभी मेरे आत्मीय बहनों और भाइयों, आचार्य जी की अनुमति लेकर मैं सबसे पहले माँ सरस्वती को आवाहन कर रहा हूँ और या के पीछे मैं अपनी बात आपके सामने रखा हूँ। ज्ञान दे मैया ज्ञान की, ज्ञान दे मैया ज्ञान की, और हो तरक्की खूबई मेरे हिंदुस्तान की। ज्ञान दे मैया ज्ञान की, आर्या बानी को सुन के सबके मन में उमगे प्यार। आर्या बानी को सुन के सबके मन में उमगे प्यार। अरे भाई चारों बढ़े दूर होए छंद फंद तकरार। दुजा फेरे ईमान की, दुजा फेरे ईमान की, और हो तरह की खूबई मेरे हिंदुस्तान की। ज्ञान दे मैया ज्ञान की, अरे मजदूरन को खून पसीना यूं ही ना बह जाए। अरे मजदूरन को खून पसीना यूं ही ना बह जाए। अरे मेहनत कर बेवारो भैया, भूखो ना सो जाए। बात बन जाए किसान की, बात बन जाए किसान की, और हो तरक्की खूबई मेरे हिंदुस्तान की। ज्ञान दे मैया ज्ञान की। और आखिरी स्पर्श है कि बड़े चाबसों गाए जाएं सूर श्याम के गीत। अरे बड़े लाढ़सों गाए जाएं सूर श्याम के गीत। अरे हर होठन पे मीरा नाचे बने कबीरा मीत। चले चर्चा रस खान की, चले चर्चा रस खान की, और हो तरह की खूबई मेरे हिंदुस्तान की। ज्ञान दे मैया ज्ञान की, ज्ञान दे मैया ज्ञान की,
और हो ये तरक्की खूबई मेरे हिंदुस्तान की। मैं आपके सामने जो पर्चा पढ़ रहे हूं वाको मोटो मोटो जो शीर्ष लाइनें आपके सामने रखी वो तो है भारतीय संस्कृति में ब्रज का योगदान। या में मो जो पढ़नो है जो मो बोलनो है वो दियो है कि मानवीय मूल्यन और आध्यात्मिकता को अवदान ब्रज को भारतीय संस्कृति के तार। सबसे पहले मैं संस्कृति की व्याख्या करवे के ताई या कि दो शब्दों को और आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। एक है प्रकृति, दूसरी है विकृति और तीसरी है संस्कृति। प्रकृति का मतलब है कि मनुष्य स्वभाव स्वार्थी है। बाकी पास 4 रोटी हैं तो मेरे पास 4 रोटी है, मैं 4 रोटी खाऊंगा और मेरे पड़ोसी के पास 2 रोटी हैं तो वो 2 रोटी खाए। यहां तक वो बात रहे तो ठीक है, लेकिन मैं बाकी 2 रोटी में से 1 रोटी और छीनना चाहूं, ये विकृति है। मेरी प्रकृति विकृति में मैं 5 खा रहा हूं, बाय 1 खान दे रहा हूं। लेकिन जब मैं 4 में से 1 रोटी अपने पड़ोसी को दे रहा हूं, बाकी पास होती मेरे पास होती 3-3 बराबर बांट के मैं खा रहा हूं, तो ये मेरी है संस्कृति। तो मैं प्रकृति, विकृति और संस्कृति तीनों शब्दों के माध्यम से मैंने आपके सामने अपनी ये बात कही कि हम अपने संस्कृति की ओर ले जाएं, प्रकृति को विकृति की ओर ना ले जाके संस्कृति की ओर ले जाएं। या उदाहरण के आधार पर संस्कृति को यूं परिभाषित किया जा सके, संस्कृति संस्कारों से प्रेरित वो व्यवस्था है जहां में भाव और विचार दोनों को उत्तम से उत्तम समन्वय हो। या को बाह्य रूप सभ्यता कहलावे, या में भाव और विचारण को कर्म रूप में उन्नयन हो। आंतरिक रूप में आध्यात्मिकता, आस्तिकता, आस्था, निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा आदि आंतरिक उद्वेग सम्मिलित हैं, जो अपने रचनात्मक स्वरूप, परंपरा और प्रगति दोनों मार्गन में है के अग्रसर हुए हैं। संस्कृति मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यवस्था है। प्रकृति तो स्वाभाविक है, अधोरूप में ले जावे वाली विकृति है और समुन्नत रूप में ले जावे वाली संस्कृति है। हम कह सकें प्रकृति विकृति है जाए तो मनुष्य होए है बार, प्रकृति विकृति है जाए तो मनुष्य होए है बार, और प्रकृति संस्कृति बने तो मनुष्य बने भगवान। ये संस्कृति के स्वरूप के पाछे मैं आपके सामने दूसरा बिंदु रख रहा हूं कि संस्कृति के उपादान। संस्कृति के उपादान की एक बड़ी लंबी चौड़ी सूची बनाई जाए तो एक पोथा तैयार है सर। मैं कछु बिंदु में लेके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यों तो संस्कृति के उपादान में एक लंबी सूची है, जिनको वर्णन किया जाए तो एक पूरा ग्रंथ बन जाए, पर यहाँ पे मुख्य मुख्य उपादान की चर्चा करवो उचित रहेगा। इनमें आस्तिकता, मानवता से प्रेम, जीवन मूल्यन के प्रति आस्था, निज भूमि से स्नेह, सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति निष्ठा, वात्सल्य भाव, सुधारवादी दृष्टिकोण, समता को भाव, वर्ग भेद रहित समाज की स्थापना, अनेकता में एकता, सामाजिक व्यवस्था, नारी सम्मान जाति अवई। हमारे मुकेश जी गर्ग कह रहे कि जितना सम्मान नारी को दिया गया ये बिंदु है। अतिथि सत्कार,
अध्यात्म प्राण संस्कृति, भौतिक सुख समृद्धि, नैतिकता एवं कर्तव्य पे बल, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बल, भारतीय संस्कृति के उपादान में ब्रिज को योग रहो है, आज हूँ है और आगे हूँ रहे। भारतीय संस्कृति को जो सौंपी सौगात, भारतीय संस्कृति को जो सौंपी सौगात, इनको ब्रज ने ही दियो योगदान दिन रात, पहले हूं दियो आज हूं दे रहा और आगे हूं देता रहे। सबसे पहले मैं आस्तिकता की बात कर रहा हूं। या को प्रादुर्भाव, हमारे आचार्य जी बैठे हैं, उदय प्रताप जी बैठे हैं, यहाँ पे बड़े धुरंधर बैठे हैं। मैं तो सबसे कम उम्र को, सबसे कम उम्र को मतलब उम्र जो है बरसन से ना नापी जाए, ये तो जो है बुजुर्गी अकल तो होए, उम्र ते ना हो। बुजुर्गी अकल से होए, उम्र ते ना हो। और दरिया दिली दिल तो होए, धन से ना हो। तो मैं बहुत कम उम्र का हूं। हमारे धुरंधर, हमारे बहुत बड़े विद्वान यहां पर बैठे। मैं अपनी बात यूं कह रहा हूं, यूं सो ये संस्कृति के जो उपादान है, इनमें कछू में मैं लंगो, बस ज्यादा नहीं लंगो, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। आचार्य जी को है कि 10 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करता हूं। सबसे पहले आस्तिकता या को प्रादुर्भाव ब्रिज संस्कृति में ही भयो। राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम मानो गयो है, सब जाने। कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म मानो है। पुष्टि मार्ग में या की पुष्टि वही है, पुष्टि मार्ग या की पुष्टि करे, ये भारतीय संस्कृति को मूल आधार है। जी भाव ब्रिज को ही योगदान है। या के पीछे संस्कृति के जितने प्रतीक विधान हैं, वे शीघ्र ब्रिज संस्कृति में दिए गए हैं। जितने बिंब विधान हैं, वे भी ब्रिज के ही हैं। भारतीय संस्कृति में जो जीवंतता है, बाके पीछे राधा कृष्ण को लीला विधान सर्वोपरि है। महाराष्ट्र में आत्मा और परमात्मा को योग या मिलन लोक रंजक रूप वर्णित करोगे है। अनेक अवरोधन के पीछे गोपीन की आस्था और विश्वास देख भी योग है। नारी को जो स्वतंत्रता की बात कही है मुकेश जी ने, वास्तव में जो ब्रिज ने नारी को स्वतंत्रता दी है, बाकू कोई ना पा सके। एक हमारे भरतपुर में कुलशेखर बहुत ब्रिज के रस सिद्ध कवि है, बिन ने बताई है कि गोपी मुरली को सुन के भागी चली जा रही हैं। बिन ने रोक रहे हैं, खूब रोक रही हैं। कहा कह रही हैं कि मोर बंधाए। अरे कहाँ जा रही है? यहाँ तो तेरे संग, यहाँ तेरे बराबर में तेरे पति सो रहे हो है, तू कहाँ भाग रही है? कि मोर बंधाए और बारात चढ़ाए, गयो तेरे द्वार सुताए है बेहात है। या छोड़ के जा रही है। अरे या संग बैर करे मत बाबरी, नागरी व्यर्थ में धर्म डिगाते है। अरे यौवन रूप रहे जब लो, कुलशेखर क्यों लग कंठ लगाते हैं। अरे भामरी बारोही आवत कामरी, भामरी बारोही आवत कामरी, कामरी बारे पे कामरी जाते हैं। भामरी बारोही आवत कामरी, कामरी बारे पे का मरी जाते। ये समस्या निकल करती बात, का मरी जाते समस्या पे। तो बामे अवरोधन के होते हुए ऐसे ऐसे उदाहरण ने सुन के सब वो अवरोधन को पार करके गोपी महाराष्ट्र में सम्मिलित हो। महाराष्ट्र में वियोग पक्ष में आस्तिकता की पराकाष्ठा गोपी गीत में देखी जाए। जब महाराष्ट्र हो और गोपी गीत हो, आंखन के आंसू बहने लगे। कैसे रसात्मकता, कैसे एकीकरण, रस की निष्पत्ति, कैसे आस्तिकता के प्रति आस्था जागृत हुई, आप सब लोगों ने देखो है। ब्रिज भूमि पे जब हर साल हम ये करें, ब्रिज कला केंद्र की ओर से बापत को गोपी गीत ने सुन के जो विवलता देखी जाए, वह कोई सानी ना। वात्सल्य भाव की जितने में दूसरा बिंदु जो यानी जो है वर्णन शाबी
विदेशन में कोई आपके बराबरी न कर पाए जो ब्रज ने वात्सल्य भाव दियो। सूर को लेके अष्टछाप के कवि ने लेके और यहां अब तक जो वात्सल्य भाव की रसधारा प्रवाहित करी जाए, बार रसधारा को देख के सुन के आज वो माने कि ब्रज ने जो वात्सल्य का भाव दियो है या अगर बना के रखे हुए में भारतीय संस्कृति में है तो ब्रज को ही योगदान है, ब्रज को ही अवदान है। अनेकता में एकता तीसरा बिंदु में ले रहा हूं। भारतीय संस्कृति में बाह्य दृष्टि से भिन्नता दिखाई पड़े पर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो या की विविधता में एकता दिखाई पड़े। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर पंजाब तक आज ब्रजराज दिखाई दे। जहां ब्रजराज है वहां पे ब्रज है, जहां ब्रजराज है वहां पे ब्रज है और जहां पे ब्रज है वहां पे ब्रजराज है। यह ब्रजराज के सूत्र में पूरा भारत मणिकांत की माफिक बंधो है। अष्टछाप के कवियों से लेके मीराबाई के पद से ये भारतवर्ष में देखो मिले। अभी थोड़े दिन पहले हम चेन्नई गए, वहां पे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मीरा को जब पद सुनाया छोटी छोरी ने छोटे छोरा ने तो हम विवल है और वो सब कुछ समझे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो या को सुनते हम ऐसा लगोगे जैसे हम ब्रज में ही बैठे हैं वहां पर चेन्नई। यह कृष्ण चरित्र के माध्यम से भारत आज एक सूत्र में बंधो गए हुए। या को से ब्रज को है लोक रंजक स्वरूप ब्रजराज को है। ब्रजराज के नाम से गुणगान से अपने आप को कृतकृत माने, सौभाग्यशाली समझे और भवसागर से मुक्त है के तो मूल मंत्र माने। संतोष परम संतोष हो, परम आनंद हो और अपूर्व उल्लास को हम अनुभव करें। रसखान ने तभी तो किए कहिए कि मानो सो हो तो वही रसखान बसों प्रजों को लुगाम के बार। मैं भारतीयता के रंग में विजातियों को भी रंगने वालों ब्रज ही रहो है। बल पर देश हमेशा एक रहो है और आजादी हासिल करी है। भारतीय संस्कृति को एकता को मूल मंत्र ब्रज ने दिया। मैं जल्दी कर रहा हूं बहुत। अपने देश से प्रेम करवो जो ब्रज ने सिखाए हुए बातें सब पीछे। पूरे भारतवर्ष में ब्रज ने जो प्रेम सिखाया है वह प्रेम भारतीय संस्कृति में जहां संसार को एक परिवार मानो गए हुए बद्धव कुटुंबकम की भावना दिखाई पड़े। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसे की भावना जहां व्याप्त है। बाकी मूल में मातृभूमि के प्रेम को बल दियो गयो है। कृष्ण चरित्र गोपी को उद्धव जब मथुरा तो गोकुल भेजे तो कृष्ण उद्धव को निज भूमि प्रेम से ओत-पोत है के एक ही लाइन बोले जो आप सब लोग जाने, उद्धव मोहे प्रति विसक्त नहीं, उद्धव मोहे प्रति विसक्त नहीं। तो मातृभूमि के प्रति प्रेम सिखावे वाली ब्रज भाषा, ब्रज संस्कृति, ब्रज प्रदेश, ब्रजराज, ब्रज और यहाँ पर ब्रज को ही योगदान विशेष रूप से। और यही एकता के बल पे खड़े रहते हैं। हिंदुस्तान ने जंग लड़ी, आजादी की जंग लड़ी और आजादी की जंग जो लड़ी गई वहां में ये एकता को मंत्र लोक कलाकारों तक पहुंचो। लोक कलाकारों ने जो लोकगीत सुनाए, जो भावना भरी, वो ब्रज की है। एक छोटा सा उदाहरण और दूं बस और फिर मैं अपने समाप्त कर रहा हूं कि जब बंगाल का बोस जब जावे लगो तो यही एकता को मंत्र कैसे दियो, कैसे भारत माँ को कैसे संवाद भरे होगा। एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने पेश कर रहे हूं। छोड़ के प्रिय प्रांत बंगाल, हाँ हाँ छोड़ के प्रिय प्रांत बंगाल और निडर चल पड़ो वीर वेश करके अपनो विकराल।
रो पड़ी भारत माँ प्यारी, और सुनी कर मम गोद कहाँ तू जावे बलधारी, के मात में जंग मचाऊंगो, और यज्ञ जीवित रह सको लौट भारत में आऊंगो। नयन बह रही जलधारा है, हाँ हाँ नयन बह रही जलधारा है, और दिल्ली चलो जय हिंद हमारा कौमी नारा है। ये तपमन प्रजने दियो उधो मोहि प्रति विसत्सन। आगे के बिंदु मैं समाप्त कर रहा हूं। साम्य रूप, ओहो ये रूस और न जाने कौन कौन हल्ला मचा रहे हैं कि हमने साम्यवाद हम लाए। अरे सबसे बढ़िया साम्यवाद को हमने दियो, ब्रिटेन ने दियो। छाप करो करें जहां हम लंच के दोपहरी करें, जो राशन में हमने देखो कृष्ण भगवान सवन में बैठा है कि नहीं, सवन की रोटी ने इकट्ठा करके और बिल्कुल अपने हाथ पे परोसे, वर्ग भेद नहीं, समता का भाव अपने हाथ पे परोस रहे सवन को। रे भैया मना मनाए, छोटो है ना बड़ो है, ये समता का भाव ब्रज ने दी। और या खावे पीवे में ना है, खेलवे में हुए। अरे जीत कृष्ण हार गए तो हार गए, दांत देनो ही पड़े हो। और जब ना माने तो कह दें खेलन में को काको गुसैया, हारे हारे जीते श्री रामा, बरस ही कत करत दिसैया। भडूडू में काका की ना चले, मां तो बराबर है, चल बराबर खा बराबर, मां तो बराबर को काम है। तो ये समता का भाव, नैतिकता और कर्म पथ पे जो बल दियो गयो है, मां को तो कोई मुकाबला नहीं। एक ही पंक्ति गीता में माने कहती नहीं है, हमारे देवता ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नैतिक मूल्यन के लिए, मानवीय मूल्यन के लिए कितना बल दियो है हमारे कृष्ण ने, हमारे ब्रज ने। अब तो वो सब नैतिक मूल्य। एक श्री उदय प्रताप सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं हमारे, इनने तो मालूम है कहीं कभी ने एक कहिए, अब सत्य अहिंसा त्याग प्रेम इनको कार्य है वो है कि सत्य अहिंसा त्याग प्रेम सो अपना तो इतना नाता है। सत्य अहिंसा त्याग प्रेम से अपना तो इतना नाता है कि दीवारों पर लिख देते हैं और दीवारी पर फोटो जाता है। अब तो इतना रहे, बताओ हमारी जो ब्रज की देन है वो सब भुला दी। और आखिरी है शिक्षा और स्वास्थ्य बल। शिक्षा के लिए क्या राजा को है क्या गरीब को, संग संग पढ़ेंगे बेटा चल। सुदामा और कृष्ण दोनों संदीपन के यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, बराबर पढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए अखाड़े आज ब्रज में है, मथुरा में, मथुरा के आसपास आज मल्ल युद्ध हो। कृष्ण के काल में तो होते कि सबसे पहले अपना स्वास्थ्य, साउंड माइंड ने, साउंड बॉडी को जो नारो लगा रखो ग्रीक वाले ने, यहां से ही तो गए हमारे यहाँ से। तो या तो यहाँ तो स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा के प्रति जो हमने दिया है वो बहुत बड़ी देन है। और आखिर में ये बात है कि भारतीय संस्कृति के विविध पक्षन पर और पक्ष हैं, परंतु विस्तार तो बचवे के टाइम मैं अपनी बात यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। और यह बातें कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति को है ब्रज को अवदान, भारतीय संस्कृति को है ब्रज को अवदान, और या तो भारत ही नहीं सब जग को कल्याण। धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद श्री गोपाल प्रसाद मुत्कल जी। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा क्योंकि हमें ये गोष्ठी 4 बजे तक संपन्न कर लेनी है और समय अब 50 मिनट बचता है। उसमें कम से कम 4-5 व्यक्तियों को अपने विचार व्यक्त करने हैं और
हो सकता है बीच में किसी के मन की कोई शंका हो, उसका भी कोई उत्तर देने की कोशिश हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम 8 मिनट से 10 मिनट के अंदर अपनी बात बटोर कर सामने रखें। मेरा सभी वक्ताओं से ये करबद्ध निवेदन है कि समय का बहुत बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें। और अब अगले वक्ता को मैं निमंत्रित कर रहा हूं, डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी, जो पानीपत से पधारे हैं। ब्रज साहित्य के समर्थ अध्येता हैं। आपने ब्रज भाषा और हिंदी की अंतरंगता, जयशंकर प्रसाद का ब्रज भाषा काव्य, यूरोपीय ब्रज भाषा कवि, ब्रज का लोकधर्मी काव्य, ऐसे अनेकानेक शोध निबंध लिखे हैं। ब्रज भाषा के जनपदीय कोश का भी आपने संपादन किया है। बहुत लंबा चौड़ा काम है ब्रज के संदर्भ में। मैं राजेंद्र जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रद्धेय गोस्वामी जी, नीचे कर ली, माइक को नीचे कर ली। श्रद्धेय गोस्वामी जी, माननीय उदय प्रताप सिंह जी, आचार्य रामरंग जी और सभा में उपस्थित ब्रज संस्कृति प्रेमी जन, भारतीय संस्कृति के उपासक जन, जो प्रश्न गर्ग जी ने उठाया था, असल में भक्ति कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, जीवन की समग्रता है, जीवन की संपूर्णता है, टोटलिटी। और समझने की बात यह है कि जैसा कि ब्रजकला केंद्र के इस पत्रक में लिखा कि नया युग हमेशा नई चुनौतियां और नए सवाल पेश करता है, और भक्ति उसका समाधान, उसका जवाब। और बात को मैं फिर से ही शुरू कर रहा हूं, क्योंकि प्रश्न उन्होंने ऐसा उठाया है। जिस परिवेश में आज यह संगोष्ठी हो रही है, वह परिवेश आज नए सवाल और नई चुनौतियां लेकर के खड़ा है। धरती पर मनुष्य जीवन के लिए संकट उपस्थित हो गया है। पर्यावरण, मनुष्य और मनुष्य के संबंध की दृष्टि से, मनुष्य प्रकृति के संबंध की दृष्टि से, वो बाजारवादी दर्शन जिसके लिए मनुष्य मात्र उपभोक्ता है और प्रकृति उसके लिए कच्चा माल है। मनुष्य और मनुष्य के बीच मुनाफा का संबंध आ चुका है और मनुष्य कुदरत के बीच मुनाफा का संबंध आ चुका है। इस परिवेश में आज हम भारतीय संस्कृति और ब्रज संस्कृति के संबंध पर विचार कर रहे हैं। उस दिन भी विचार हुआ था, निरंतर विचार हुआ था। और भक्ति जीवन दर्शन की समग्रता है, कोई पार्ट टाइम बात नहीं है। उनकी समझ में अंतर है जो भक्ति को पार्ट टाइम समझ रहे हैं। सुंदरता आज ब्यूटी पार्लर की मोहताज है। सौंदर्य आज एक उद्योग बन चुका है। जो सौंदर्य शास्त्र टीवी के चैनलों पर चल रहा है, वो विश्व बाजार के द्वारा प्रायोजित है। वो 24 घंटे संदेश दे रहा है कि आनंद एक सौदा है। ध्यान रखने की बात है कि ब्रज रस का प्रतिपादक है और बाजार की सभ्यता क्या कह रही है कि आनंद एक सौदा है जिसे बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है। विश्व बाजार बता रहा है कि आनंद स्थूल पदार्थ है। आनंद स्थूल पदार्थ है। भारत की संस्कृति को, भारत के दर्शन को जानने वालों के सामने वे समझ रहे होंगे इस बात के लिए, क्या आनंद स्थूल पदार्थ है या सूक्ष्म चेतना है या भाव है, और वह तोल कर बिकता है। विश्व बाजार बता रहा है कि आनंद स्थूल पदार्थ है और वह तोल कर बिकता है। आपकी जेब में कमती पैसा है तो कमती आनंद,
और ज्यादा पैसा है तो ज्यादा आनंद। विश्व बाजार बता रहा है कि देह सुख या इंद्रिय आनंद ही जीवन का पुरुषार्थ है। कपिला जी आने वाली हैं। 3 साल पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में काम करते हुए मैंने अपनी रिपोर्ट भेजी तो डॉक्टर कपिला बादशाहन ने मुझे एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने ये लिखा कि आधुनिक सभ्यता ने आज जो दिशा ली है उसमें शरीर और आत्मा का संबंध विच्छिन्न हो गया है। इस सभ्यता का आग्रह सेक्स पर है, केली पर नहीं है। आज बाजार बता रहा है कि देह सुख या इंद्रिय आनंद ही जीवन का पुरुषार्थ है। किसी दिन चार्वाक ने भी यह कहा था, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। बाजारवादी दर्शन की मान्यता है कि जीवन का केंद्रीय सत्य मुनाफा है। नदियां बह रही हैं तो मुनाफे के लिए बह रही हैं, फूल खिल रहे हैं तो मुनाफे के लिए खिल रहे हैं, समुद्र तरंगित हो रहा है तो मुनाफे के लिए हो रहा है। सारी धरती, सारा आसमान मुनाफे के लिए ही बने हैं। बाजार की सभ्यता मनुष्य की तृष्णा की सभ्यता है और भारत की सांस्कृतिक चेतना ने मनुष्य की तृष्णा को पहली बार नहीं देखा, बार बार देखा है। मुख्य बात यह है कि भारत की संस्कृति और विश्व संस्कृतियों के बीच संवाद चल रहा है। यह हमारे लिए आशा की किरण है। सुना है कि वेस्ट वर्जीनिया की पहाड़ियों में वृंदावन की अवतारणा हुई है। अमेरिका वेस्ट वर्जीनिया नव वृंदावन बसा है, नव वृंदावन की अवतारणा हुई है। कुछ लोगों की तृष्णा सब लोगों को संतुष्ट कर सकेगी? यदि नहीं तो अंततः व्यस्त चेतना के तार को समस्त चेतना और विराट चेतना के तार से जुड़ना ही होगा। विश्व की संस्कृतियां सौंदर्य, माधुर्य, आनंद को कल भी खोज रही थीं और आज भी खोज रही हैं, क्योंकि सौंदर्य, माधुर्य और आनंद की प्यास शाश्वत है, देह भाव नहीं। ब्रज संस्कृति का संदेश है, भारतीय संस्कृति का संदेश है, देह भाव नहीं, भाव देह। जीवन और संस्कृति उसी प्रकार से अभिन्न है जैसे शरीर और शरीर की छाया। शरीर के साथ छाया चलती है, उसी प्रकार जन चलता है तो उसके साथ संस्कृति भी चलती है। जब दो जन मिलते हैं तब दो संस्कृतियां भी मिल जाती हैं। दो जन के बीच जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वही क्रिया प्रतिक्रिया दो संस्कृतियों के बीच भी होती है। मैं देख रहा हूं ब्रजभूमि में देश के कोने कोने के जन प्रवाह की तरह उमड़ रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। पता नहीं यह प्रवाह कितने युगों को पार करके यहां तक आया है। यह निरंतरता कब से बनी हुई है? दो संस्कृतियों अथवा सांस्कृतिक तत्वों के एक दूसरे में समा जाने की प्रक्रिया को मानव शास्त्री अंतर्भुक्ति या एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे गंगा के प्रवाह में सहस्र धाराओं का पर्यवसान होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न आंचलिक और भिन्न भिन्न सामुदायिक संस्कृतियां और सांस्कृतिक तत्व कृष्ण तत्व में अंतर्भुक्त हैं। मैंने कृष्ण तत्व शब्द का प्रयोग किया है। अनेक संप्रदायों और उसके आचार्यों ने कृष्ण तत्व की व्याख्या की है, परंतु वह त्रिभंगी किसी एक चौखटे में कैसे समा सकता है? अवश्य ही घड़े में आकाश है पर महाकाश असीम है। कृष्ण मनुष्य की रागात्मक चेतना है। मनुष्य की रागात्मकता किसी दायरे को स्वीकार नहीं कर सकती। उसका तो सहज स्वभाव है दायरे को तोड़ना और तोड़ते रहना। यह सत्य है कि भागवत शास्त्र है, किंतु इससे भी बड़ा सत्य यह है कि भारत के लोक जीवन और उसकी संस्कृति का एक वेगवान प्रवाह है भागवत। ऐसा प्रवाह जिसने पूरे देश की जनमानस को आप्लावित किया है। भागवत में जिन गाथाओं कथाओं का संकलन है वे भारत की लोक जीवन की वाचिक परंपरा में उस समय भी थी और आज भी उनका प्रवाह अविच्छिन्न निरंतर है। कायाकल्प होता है और निरंतर होता रहेगा, क्योंकि उसके कालजयी होने का रहस्य भी यह निरंतरता है। भागवत की भूमिका में नारद और भक्ति का संवाद है। भक्त कहती है, उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धम कर्नाटकी गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई,
फिर सारे देश में घूमती हुई वृंदावन आई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी, माना कि वृंदावन में आकर भक्ति ने नया सौंदर्य पाया। पर उसके यात्रा भूगोल की कहानी भारतीय संस्कृति के अंतर्धाराओं की कहानी है। कृष्ण तत्व भारत के शत सहस्र कोटि जन के जीवन प्रवाह, मिलन, बिछुड़न, आवागमन, आदान प्रदान, द्वंद्व और समायोजन का परिणाम है। तमिलनाडु के आलवार भक्तों ने अपने पदों में नापिन्नई के दिव्य सौंदर्य का चित्रण किया है। वही नापिन्नई अंडाल ने नंद गोप की वधू बतलाया था। आयर लोग मुल्लई वन प्रांत में गाय चराते थे और कर्णन के गीत गाते थे। कर्णन के नायडप्पा और पंब के कृष्ण काव्य प्रसिद्ध हैं। केरल में कृष्ण पांडुरंग है जी। अच्छा जी, धन्यवाद। मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे, क्योंकि एक व्यवस्था अनिवार्य है इस वक्त, और मुझे मालूम है कि इतनी बातें कहने के लिए हमारे पास होती हैं, हमारे विद्वान वक्ताओं के पास हैं, कि अगर उन्हें 3 घंटे भी दिए जाएं तो हमें लगेगा कि हम पूरी बात सुन नहीं पाए जी। लेकिन अभी क्योंकि ये इसे प्रतीकात्मक सत्र के रूप में ही लें कि इस तरह की गोष्ठियाँ ब्रज कला केंद्र शुरू कर रहा है और इसकी परंपरा आगे बढ़ेगी। मैं अगले वक्ता आचार्य श्री सोहनलाल रामरंग जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आप दिल्ली से पधारे हैं और बड़े ओजस्वी वक्ता हैं, इतिहास तथा ज्योतिष के गंभीर अध्येता हैं। कैरेबियन देशों की आपने यात्रा की, मलेशिया की यात्रा की। आपने आपका समय मैं नष्ट नहीं करना चाहता। आप स्वयं में अपना परिचय हैं। आचार्य श्री सोहनलाल रामरंग। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। क्षमा करना, मैं बैठ के बोल दूं इनके बीच में सामंजस्य कर लेना चाहिए। तो जैसे, क्योंकि अगर ब्रज संस्कृति की चर्चा करेंगे तो कहेंगे 52-53 साल हुए, तो ये संस्कृति क्या 52-53 साल की है? इससे पहले सूर्य चंद्र बसव धाता यथा पूर्व, और ये मनवंतर अष्टाविंशति में युगे कर युगे, तब तक क्या हो रहा था? गिल्ली डंडा खेला जा रहा था क्या? जैसे किसी बालक का जन्म हो तो उसको, अरे क्या नाम? चल, तेरा नाम लप्पू, तेरा नाम पप्पू। और लेकिन जब विद्यालय में दाखिला कराने का समय आता है तो फिर एक नाम दिया जाता है। ब्रज संस्कृति क्या? ब्रज रस कहना चाहिए। ब्रज रस कहना चाहिए और अद्वितीय रस है। इसकी समता करने वाला संसार में कोई रस है नहीं, हो सकता भी। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटः शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। ये ब्रज रस है कि कुछ और है? कौन कहे? हमारे कह रहे थे ना कि वो नारी स्वतंत्रता है। तो वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा, बताता है और बराबर बैठे किसी संस्कृति में, किसी इतिहास में कहीं ऐसा है क्या कि माँ का दूध पीने से पहले और सगाई हो गई है? जैसे वसुदेव जी ने चरण रखा, कन्हैया कछु कही बहनन सो, कछु कही मैनन सो, शेष बची सैनन सो, इसी में आनंद है क्योंकि समय कम है। जैसे कोई कुलीना पहले ससुर के चरण छू लेती है, यमुना मैया ने चरण छू लिए, वसुदेव जी ने जैसे ही प्रवेश किया, अब बोले नहीं काम नहीं बनेगा, प्रियतम के भी होने चाहिए। बोले हठीली है, नहीं मानेगी। आखिरकार तो शनि महाराज के यमराज की बहन है, थोड़े गुण तो आएंगे ना। लटका है
ये ब्रज है, ये ब्रज है। तो जब समय आया, और अन्यथा ब्रज क्या, ब्रज क्या 84 कोष की परिक्रमा है जी और 16 कोष इधर उधर से मार मूर ले तो 100 कोष। इतने बड़े ब्रह्मांड में 100 कोष का शासन होगा क्या? बोले नहीं, ये 100 कोष वाला ब्रज नहीं है, ये 100 कोष वाला ब्रज नहीं है, ये असीम ब्रज है। वो असीम ब्रज है कि जहाँ आसाम में शंकर माधव मुंह में माखन भरा हुआ है और धीरे धीरे माखन के सने हुए हाथ मैया के आंचल से पूछते जा रहे हैं और बोले मैया मैं नहीं माखन खाए हो। अब सूरदास जी ने अनुकरण किया कि किन्हीं ने अनुकरण किया, अभी तो मैं क्या बताऊं। अगर घड़ी सबकी सही होगी तो वही बजा होगा जो मेरी को बजा, और अगर गड़बड़ होगी तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, बोले 2 बजे हैं, और तुम्हारी में बोले 2:05 है, बोले तुम्हारी में क्या बजा है, बोले 6 बजे हैं। बोले भैया तेरी में 6 कैसे बजे? बोले मैंने पढ़ा था कि जब मुर्गा बांग देता है तो सुबह हो जाता है, मुर्गे के भाड़े में बिल्ली घुस गई, उसने बांग देनी शुरू कर दी, उसे 6 बजा दी। अगर भारतीय संस्कृति को समझना है, देखना है, उसमें सरसता है, उसमें माधुर्य है, और माधुर्य ही प्राण है। अगर माधुर्य समाप्त हो गया तो क्या है, क्या है? हूं तो मुगलानी हिंदुआनी हो रखी मैं छाती ठोकर पर छछिया भर छाछ को नाश्ता देख करके मियाँ रसखान बन गए, रसखान बन गए। तो ये ठोक पीट कर काम नहीं होता। अभी तमिल के भक्तों की चर्चा आप ही तो कर रहे थे, हलवारों की। आंडाल सुंदर सुंदर कलियां चुभती है, माला बनाती है, पहनती है, दर्पण में अपने को निहारती है कि अगर मैं सुंदर लगी। अब किसी कर्मकांडी से पूछो तो वो तो कहेगा तुम परम नास्तिक को, अपनी झूठी माला ठाकुर जी को तुमने कितना स्वयं धारण करती है, देखती है, नहीं भाई फेंक दी, फिर बनाई, और जब अपने को भा गई तो जाके पद्मनाभ का आलिंगन करते। ये ब्रजरस, ये ब्रजरस। और राम पर मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब धीरे से बात कर लेनी चाहिए ना। जब तक राम जी में रस नहीं आता, जब तक कंकन किंकन मुकुल धुनसुनि बोले राम लखन सन ही अबुनि तात जनक तनया यह सोई। बोले आपको क्या पता है ये पायल और कंगन उसको उन्हीं के बज रहे हैं। बोले प्रीति पुरातन जान है। ये ब्रज, ये ब्रज। तो अब चर्चा करता जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बाकी समय आपको दान कर दूं तो अच्छे रहेगा, मेरी भी आपको बच जाएगी, आपकी भी बच जाएगी। सुनो अभी परिशिष्ट शेष है, अभी परिशिष्ट शेष है, इतने सहज में दान थोड़ी दूंगा। हमारे यहाँ तो 3 पैर धरती का दान करते हैं, लेकिन पुरोहित की आंख की दक्षिणा लेकर करते हैं। तो बात ये है कि अपने वक्तव्य को संक्षिप्त कैसे कर लेना। अब इतना सारा दूध दही तो कौन धोकर ले जाए, उसको मचा के इतना माखन हो तो काम में आ जाता है। मेरा काम समाप्त हुआ, आपका काम चालू। बहुत बहुत आनंद लेना चाहिए, बाकी तो मैं कहूँगा क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य रामरंग जी। हमारे जो 3 वक्ता हैं उनका वक्तव्य संपन्न हुआ। अब मैं गोष्ठी के संयोजक महोदय उनसे आग्रह करूंगा कि वो जो कहना चाहें इस अवसर पर कहें। आचार्य श्री श्रीवत्स गोस्वामी।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदे ब्रज वसुंधरा। राधे राधे और प्रणाम। ब्रज संस्कृति यदि एक साधना को क्रम है तो वो अष्टयाम सेवा परक है और वो कोई विशेष समय की बात नहीं है, वो 24 घंटा की बात है, 24/7 चैनल है वो ब्रज संस्कृति की साधना। और वह में वह अष्टकालीन लीला चिंतन में मानसी उपासना प्रमुख है। तो जैसो समय वैसे समय के अनुरूप ठाकुर की लीला को चिंतन करना। तो यह समय है गोष्ठ लीला को। और गोष्ठ भी जब ठाकुर अपनी ग्वाल बालन की गोष्ठी को लेके और गिरिराज जी की तलहटी में क्रीड़ा कर रहे हैं, वो गोष्ठ 2 भाग में विभाजित है। पूर्व गोष्ठ जहां में क्रीड़ा है और क्रीड़ा के बाद लगी हुई भूख और वह भूख की शांति, वो भी गोष्ठी के द्वारा हुए है। ठाकुर की छाक लीला अभी चर्चा हुई। वहां के बाद उत्तर गोष्ठ है कि कांचन आप हो, हमारा ब्रज कला केंद्र है, स्वर्ण जयंती मना रहे हो है और सहयोगी के रूप में IIC और डॉक्टर कपिला वात्स्यायन विशेष रूप से धन्यता के पात्र हैं कि जिन्हें पूर्ण सहयोग और उत्साह वर्धन करके यह दिवस को मूर्त रूप प्रदान किया। बात यदि भारतीय संस्कृति की है, क्योंकि ब्रज संस्कृति को योगदान भारतीय संस्कृति को, तो बात आपकी ठीक है। दानी ब्रज है, भिखारी भारत है। दानी ब्रज है, लेवे वाला भारत है। और वह भारतीय संस्कृति का जो स्थायी भाव है, जो कभी टिके नहीं है और डिगे नहीं है, वो है चरैवेति चरैवेति। माने यहां से वहां जानो, ब्रजन करनो, चलनो। कहां से चलनो? वहां के सूत्र को पकड़ लियो कि अंधकार से प्रकाश को जानो, असत से सत को जानो, अविद्या से विद्या को जानो और शेष में मृत्यु से अमृत की यात्रा को करनो। ये जो भाव है, ये जो ब्रजन को भाव है, ब्रज भाव है, ये भारतीय संस्कृति को मूल है। ये जो ब्रजन है, वहां में एक और सर्वाधिक यात्रा महत्वपूर्ण है और वो है जीवन की नीरसता को और सरसता की तरफ ले जाने की चेष्टा और समर्पण। नीरस को रसमय बनाना, ये जो ब्रज भाव है, ये भी भारतीय संस्कृति को हृदय है, बल्कि आधार है। भारत को किंतु करें कैसे? ये यात्रा होवे कैसे? हमारे ब्रज के ठाकुर ने कही कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित। वो रसमयता की यात्रा भी तभी संभव हो पाएगी जब वो कोई शास्त्र हो। तो वो यात्रा के ताई हमारे भरत मुनि ने और रस शास्त्र हमको दे दिया, नाट्य शास्त्र के रूप में। और वो शास्त्र मिले जिस मुनि के नाम पे, जब मुनि के नाम पे हमारे या देश को नाम है भारत। दूसरे भी भारत हैं, लेकिन मैं तो इन्हीं के नाम पे भारत को भारत मानूं, क्योंकि ये संस्कृति रसमय संस्कृति है।
शास्त्र तो भरत से मिल गए, किंतु शास्त्र को यदि क्रियान्वयन नहीं है, शास्त्र यदि जीवन को स्पर्श नहीं कर रहे हो, शास्त्र यदि जीवन में प्रस्फुटित नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है, तो वह शास्त्र से कछु लाभ नहीं, वो सांस्कृतिक आधार नहीं हो सके है शास्त्र। वो काम ब्रज ने किया, बात लौट के आई है, ब्रज ने दियो और फिर भारत को उद्धार करवे के ताई वह रसमय जीवन शैली को और एकदम ठोस जीवन की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट किया हुआ है, प्रकट किया है। ब्रज की शोभा जो दूसरा बिंदु है, ब्रजवासी ब्रज संस्कृति में कौन की कृति को सर्वोपरि माने हैं, ये हमें ब्रजवासियों से पूछना पड़ा। बाहर के लोग अपने मनमानी कछु कहें नहीं कहें, वह बात से बात नहीं बनेगी। तो ब्रज गोपिका ने एक ही बात कही कि हे प्रीतम, तुम्हारे जन्म से ही ब्रज को ऐश्वर्य और श्री या की महिमा बढ़ी है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, तुम्हारे कारण से। वो प्रीतम कौन है? वो ब्रजवासी को प्रीतम। तो हम पूछे आज गोष्ठी में कि भैया तुम कौन, और तुमने कहा क्यों? जाके हमारे ब्रजवासी तुम्हारी आजहू और जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तो शास्त्र में कही कि वो एक ही है, रसमात्रैक विग्रह, रसमात्रैक विग्रह। यद्यपि सच्चिदानंद विग्रह है, किंतु वह में भी रसमात्रैक विग्रह, और कछु बात नहीं है। वही भरत की परंपरा, भरत की समझबूझ की परंपरा। और जो रस की विग्रह है, वो ही रस की प्रतिष्ठा और पूर्ण प्रकाश कर सके, क्योंकि देवम भूत्वा देवम यजित, रस ही तो रस को पूर्ण प्रकाश करेगा, और कौन की सामर्थ्य है? रस जब खेलो, रस जब नाचो, रस ने जब गायो, तो लीला के द्वारा वो रस की प्रतिष्ठा हुई जीवन में। वो लीला मूल रूप से खाली एक ही है, सेवा करना। किंतु वो सेवा दबाव में नहीं करनी है। दबाव में करी भाई सेवा लीला नहीं है, और सेवा भी नहीं है, वो तो बलाटा है। और सेवा दिखावे के टाइम भी नहीं करनी है। दिखावे में करी भाई सेवा भी लगे नहीं है, बस सेवा को रस नहीं आवे। सहज रूप से, और जासो हम प्रेम मान रहे हैं, जासो संबंध मान रहे हैं, वाको हित चिंतन करते भय। यहां बताना है आपको, इधर बताना नहीं, वो क्रम ऐसा ही है, क्रम ऐसा ही है। प्रणाम करता हूं। हम लोग कृतज्ञ हैं कि व्यस्तता के बावजूद भी आप पधारी हैं और गोष्ठी को अपनी गरिमा प्रदान कर रही हैं। तो बात यही हो रही थी कि ब्रजवासी इतना भेदभाव क्यों करते हैं? ब्रज संस्कृति क्या केवल कृष्ण की कृति है? क्या उसमें जैन धारा, बौद्ध धारा, आभीर धाराएं और अन्य अनेक अनेक धाराएं, क्या उन्होंने ब्रज को ब्रज नहीं बनाया? ये प्रश्न है, और गोष्ठी प्रश्न के द्वारा ही चलती है। तो वहां में बात ऐसी है कि बुद्ध भगवान आए और आनंद से लौट के कहिए, जब जाके अपने चेला सो, कि भैया ब्रज में पंचमे आधीनता,
बड़े मुश्किल है, बड़े डिफेक्ट है ब्रज में, और मैं कभी लौट के ना जाऊं जिंदगी में। बहुरजा, चंडा, सुन्नखा, स्वल्पे पिंडा इत्यादि आते हैं। बहुत बेकार जगह है ब्रज, कोई आनंद नहीं आया मुझे। लौट गए ब्रज से। किंतु वही स्थिति जब गोलोक बिहारी गोकुल में आए तो स्थिति और भी विषम। दूध पिबाने वाली नर्स तो जहर पिला दी, मामा जो है वो जन्मोत्सव में ही 16वां संस्कार करने को तैयार, जहां पशु पक्षी से खेलने की ताई जाए वो जान लेने को तैयार, जहां जंगल में जाए वहां पे दवाना लग रहे हो, या यमुना में स्नान करने को कूदे वहां पे शिरीष है। कच्चू नहीं है। हम और आप गोकुल बिहारी की जगह होते और पागलपन न हो तो तुरंत अपना बैग पैक लेके वापस लौट जाते। किंतु जो बात है रही कि लीला की बात है, लीला कहा है जासो हम संबंध मान रहे हैं वाको हित चिंतन करते भय वाकी सेवा करनी सहज भाव से, दिखावे के ताई नहीं, प्रेम से। तो खाली आगे की बात इतनी में सूत्रन में है जो आपको इशारे में बतानी है कि सबसे पहले ठाकुर ने यह देखी कि मेरी प्रकृति अव्यवस्थित है, तो मट्टी खाए खाए के और अपनी भूमि को शुद्ध की। काली नदी में कूद के जल को यमुना निर्वशा भवत, साम्रता यमुना भवत, अमृतमयी कर देनी, जल की शुद्धि करी। दावानल को 2 बार पी गई, इतना वृक्षारोपण किया कि तृणावर्त को गला घुट गया, आंधी चलनी बंद है गई, और जो ध्वनि को प्रदूषण हो, जो सबसे डेडली प्रदूषण है, वाको ठीक करवे के ताई अपनी वंशी की ध्वनि संपूर्ण वातावरण। तो जब प्रकृति स्वस्थ है गई, जब प्रकृति स्वस्थ भई तो उन्होंने कही कि अभी काम रुको नहीं, अभी तो काम शुरू भी हो मेरा सेवा को। कैसे? बोले कि या के ताई मुझे अर्थव्यवस्था ठीक चाहिए। तो वहां के ताई हमारे ठाकुर गांधी बाबा के विद्यालय में गए, साबरमती में, वर्धा में गए, पढ़ भी गए, और पढ़ के उन्होंने ये कही कि जो उत्पादन है वहां पे सबसे पहला अधिकार उत्पादक को है, जो बचेगा वो बाजार में जाएगा। किंतु बाजार की शक्ति इतनी प्रलोभनकारी हो गए हैं कि वो उत्पादक को तो भूखों पेट मरना पड़ा है, और जो शोषण करने वाली शक्ति है वो मौज उड़ा रही है। तो गांधी बाबा की ये बात कर देनी, तो इतना एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया उन्हें कि 1 मटकी जाएगी, अगर कोई बाजार ले जाएगा माल, तो 1 मटकी यदि वृंदावन से बाहर गई ब्रज सो, तो वहां पे 1 मटकी टैक्स माने 100%। एक्सपोर्ट इज अनवायबल। तो स्मगलिंग है कि जब टैक्सेशन ज्यादा है जाए तो स्मगलिंग बढ़ जाए। तो उन्होंने कही कि गली गली डट जाओ, तुम्हारी भाभी हो, तुम्हारी बहू हो, तुम्हारी बेटी हो, मैया हो, कोई हो, भारत सरकार की तरह से नहीं, रूथलेस इंप्लीमेंटेशन हम नियम को करेंगे। हमारी सरकार तो नियम बनावे, इंप्लीमेंटेशन की नहीं जाने, किंतु कृष्ण की सरकार में ये सुन नहीं है। तो जब अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो उन्होंने कहा कि अब राजनीति को देखें, क्योंकि या के बिना संस्कृति नहीं चलेगी। ये अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के 2 पैरन पर संस्कृति खड़ी हो गए, और ये कृष्ण जानते हैं। तो लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति की स्थापना करी। फिर जीवन जीने की व्यापक दृष्टि यदि नहीं है तो काम बेकार है, राजनीति बेकार है, सब बेकार है। और वो एक ही बात उन्होंने कही, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते, तस्मात् संपूजयेत कर्म न तो ईश्वर। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में 24वें अध्याय में और 9वां श्लोक, भगवान उवाच, भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म की पूजा करो, ईश्वर की पूजा मत करो। एक भारतीय का मानव मनीषा में एक क्रांतिकारी वाक्य है, ये नीत्शे को वाक्य नहीं है, ये भगवान कृष्ण को वाक्य है। न तो संपूजयेत कर्म न तो ईश्वर। कैसी क्रांति है, मानव केंद्रित क्रांति है, जिम्मेदारी की बात है। और वह दृष्टि से समाज को ढांचो कैसे चलेगा? उन्होंने कही कि गलती कर रहे हो, जन्मना जातिवाद मत लाओ, कर्मणा लाओ, गुण कर्म विभाग। मैं गोस्वामी हूं,
मेरा बेटा यदि गुच्ची की जूता की दुकान करके बैठे हुए हैं तो वो गोस्वामी है कि वो चमार है? वो चमार है, क्योंकि चमार को धंधा कर रहे हो। जन्मना होने से काम नहीं बनेगी। अर्जुन को चिल्ला चिल्ला के और हम आपको सबको चिल्ला चिल्ला के और ये बात ठाकुर ने बताई है कि वर्ण व्यवस्था लानी पड़ेगी, जाति व्यवस्था से मुक्त हो, मुक्त हो। आगे क्रांतिकारी बात, जो नारी विमर्श की बात ही वो बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा सप्तशती में सब प्रकार की वंदना है, प्रज्ञा रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, किंतु एक श्लोक नहीं मिलेगा, या देवी सर्वभूतेषु नारी मात्रेण संस्थिता। नारी नारी के रूप में पूज्य होए, ऐसी कोई माई के लाल में हिम्मत है कि पत्नी न होए, बेटी न होए, बहन न हो, मैया नहीं होए, दासी नहीं होए, मालकिन नहीं होए, खाली हमारी प्रेमिका होए, नारी मात्र। ये हमारे समाज के देन लेन के कोई संबंध ठाकुर ने श्री राधा से नहीं बनाए, क्योंकि बात सब देन लेन की है जाती, प्रेम की नहीं टिकती। नारी को सम्मान कियो है और धन्य है वह भाव को, राधा भाव को उपासना में उतारने वाले ब्रज के संतन को, जिनने गोविंद के बगल में और राधा की प्रतिष्ठा कर देनी 16वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम मूर्ति बनाई श्री चैतन्य महाप्रभु ने 1523 में राधा की। वह के पहले राधा के विग्रह नहीं है, संसार पूज्य विग्रह नहीं है मंच पे। सुभद्रा है, रुक्मिणी है, सत्यभामा है, जिनसे देन लेन है समाज को, किंतु नारी नारी के रूप में पूजित हुए वो नारी विमर्श है। आज को जो नारीवाद है वो नारी को एक नकली पुरुष बनाने में धकेल रहे है नारी को, कि नारी कैसे नकली पुरुष बन जाए, पुरुषों की वेशभूषा को अपना ले, पुरुषों के धंधे को अपना ले तो वो लिबरेटेड है। ये क्या बात है? हमारे ब्रज में ये बात नहीं है। राधा तो कहे मैं तो 16 कर 32 पहरी हूं, मैं 16 श्रृंगार नहीं करूंगी, मैं 32 श्रृंगार करूंगी, क्योंकि मैं नारी हूं और अपने नारीत्व को नहीं छोड़ूंगी। नारी भाव हुए और वही घटना जब 16,100 पीड़ित शोषित नारी को उद्धार कर दिया सत्यभामा के संग जाए के, तब उन नारी ने एक वाक्य कहो, मर्मांतक वाक्य कहो। यदि आपने पिंजर करके एक फिल्म देखी, वो कहानी है बहुत प्रसिद्ध पिंजर, तो वो लड़की लौट के आ रही है अपने माँ बाप के यहाँ और कह रही है कि मुझे दरवाजा खोल दो। बाप कह रहे हो कि तू एक रात तू दूसरे के घर में रह आई है, अब तू हमारे घर के मतलब के नहीं है। तो वो नारी जब मुक्त रह गई तो श्री कृष्ण से कह रही हैं, अब कौन पति हमको स्वीकार करेंगे? कौन सो भैया हमारे हाथ में राखी बांधेगा? कौन सो पिता हमको कुमारी कन्या के रूप में, जो शोषित महिला है, वो कौन स्वीकार करेगा? तो वो नारी ये कह रही है, हम सोशल वेस्ट हैं, हम कहीं के नहीं, न घर की न घाट की। वास्तव में कृष्ण कहें या सृष्टि में वेस्ट कुछ नहीं है, कछु व्यर्थ नहीं है, और नारी और व्यर्थ हो यह संभव नहीं है। और आपको मालूम है कि वो शोषित पीड़ित नारी 16,100 उनकी गति का गई, वो द्वारिका की अर्थात विश्व के सबसे ताकतवर सिग्नेचर की धर्म पत्नी बनी। मानवीय इतिहास में यह घटना की दूसरी सानी नहीं है कि यह प्रकार की शोषित नारी को वो सम्मान देना कि द्वारकाधीश की और पटरानी बनाना, ये खाली ऊपर ऊपर की बात नहीं है, ये जीने की बात है। और कृष्ण नारी भाव को जीवे हैं, जीवे हैं। वहीं पर भी शोषण की जो बात ही ठाकुर के मन में, वो यहीं पे नहीं रुकी समाज तक। उनके आध्यात्म में बड़ा शोषण है, धर्म के नाम पर भी शोषण है। और आपको मालूम है कि गोवर्धन लीला करके और हरिदास वर्य गोवर्धन को, क्योंकि भागवत में गोवर्धन पर्वत को एक ही खाली संबोधन है, हरिदास वर्य। हरि के भक्तन में सर्वोपरि है गोवर्धन, और गोवर्धन माने हमारे ब्रजराज है। आज भक्त को भगवान बनानो और शोषण को समाप्त करना, वृंदा नामक छोटे से एक पौधा को देवी बना देना, वृंदा देवी, और वृंदावन की मालकिन बना देना।
अपनी रास क्रीड़ा भूमि की रंगमंच की संचालिका बना देना। तो ब्रज में वो मोर मुकुट वाला नाचो, कछुन ने देखो और देखो तो अनुभूति करी, और जब अनुभूति भई तो अभिव्यक्ति भई, अभिव्यक्ति फूटी साहित्य में। भागवत, महाभारत, हरिवंश, गर्ग संहिता, संस्कृत के साहित्य, और फिर वो अभिव्यक्ति रसमय होके, और जयदेव जो भारत की एक आत्मा है। जयदेव माने गीत गोविंद माने भारत की आत्मा, भारत की रस आत्मा, वो फूटी है। फिर सूर ने सागर लहरा दियो ब्रज में, कहने की आवश्यकता नहीं है। संगीत ध्रुपद की बात है, ठाकुर के रास में ही तो ध्रुपद संगीत की सर्वप्रथम उपयोग की बात मिले। तदेव ध्रुव मुन्निन्ये ललिता नामनी सखी, महाराज के मध्य में तदेव ध्रुव मुन्निन्ये नृत्य की बात है, रासलीला के मंच की बात है, जो लोक से लेके और शास्त्रीय परंपरा को आज भी समाज के और जीवित रखे हुए हैं, जीवित रखे हुए हैं। स्थापत्य की बात, मूर्ति कला की बात, बुद्ध की प्रथम मूर्ति हमारे मथुरा में बनी, ऐतिहासिक बात है। श्रृंगार कला की बात है, पाक कला की बात है। 56 भोग बन रहे हो कि नहीं मुकेश जी? आज पाक कला में तो ब्रजवासी, मतलब पाक कला में और भोजन कला में, भोजन करने में भी उनका कोई वो नहीं है। और ठाकुर ने भी यही बात कही। अर्जुन ने पूछी मैं जीतू कैसे महाभारत को? तो उन्होंने कही अच्छा भोजन कर, अपनी जीवन शैली को ठीक कर, युद्ध जीत जाएगा। युक्त आहार विहारश्च। भाषण में न ज्ञान की बात करी है, न भक्ति की करी, न वैराग्य की करी, न कछु की करी। उन्हें अच्छा भोजन कर, महाभारत जीत जाएगा। चित्रकला की बात है। जितने भी संस्कृति के आयाम हैं, श्री कृष्ण वो सब कुछ छू रहे हैं, सब में नाच रहे हैं, सब में नाच रहे हैं। और जो आखिरी बात है, और जो मैंने, जो हमारे मध्य में बैठी है, इनसे चुराई है, और भारतीय संस्कृति चुराने की संस्कृति है। हमारे यहाँ यही है। श्री जीव गोस्वामी पाद, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जब षट संदर्भ लिख रहे हैं, तो वहां में लिख रहे हैं कि श्री रामानुज पाद ने, शंकराचार्य पाद ने, मध्वाचार्य पाद ने जो बात कही है, उन्हीं बातन को हम क्या दोहरा रहे हैं, कोई भी नई बात नहीं है। दूसरी संस्कृति कह के नहीं, जो हम कह रहे हैं वो एक ओरिजिनल बात है। ये पूर्व और पश्चिम को मूलभूत अंतर है। और हो भी क्यों नहीं, हम तो देखो चोर के देश से आए हैं, तो चुराएंगे नहीं तो हमारी संस्कृति गड़बड़ है जाएगी। तो भारतीय मनीषा जो द्वैत और अद्वैत के द्वंद्व में, अस्मत् युष्मत् प्रत्यगोचरो विषय विषयो तमः प्रकाशवत्, अस्मत् युष्मत् की बात, मैं और तू की बात, पुरुष और प्रकृति की बात, पुरुष और नारी की बात, या द्वंद्व को हम विरोध माने, या द्वंद्व के झगड़े को भूल के और रसानुभूति के आश्रय और विषय बना दे, या विरोधी को मैं और तू आजा, हाथ से हाथ पकड़े और नाचे। रसानुभूति को आश्रय विषय चाहिए। आश्रय विषय नहीं है, विषय आश्रय नहीं है। परिवर्तन कर सकें कि तू जब आश्रय है तो आश्रय है, और विषय है तो विषय है। जब स्त्री है तो स्त्री है, पुरुष है तो पुरुष है। किंतु आलिंगन में वह विरोध विगलित है। तो राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से जो सबसे बड़ी देन आधुनिक भारत को और आधुनिक भारतीय संस्कृति को ब्रज ने देनी, वो है आजकल को जो नारो है कि भारतीय संस्कृति गंगा जमुनी संस्कृति है। गंगा जमुनी संस्कृति, या कोई लिख दो कि जैसा कि विभिन्न धर्मन की मिली जुली एक धारा है। तो ब्रज के एक अनन्य सेवक श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके 6 गोस्वामी संतगण और अनेक संत जिनमें जुड़ गए, उनने विधर्मी धारा से संवाद करके, विवाद करके नहीं, संवाद करके, और भारतीय गंगा जमुनी संस्कृति को पुष्ट किया। और वहां को फल क्या निकलो कि अकबर लाहौर में बैठे हुए 1598 ईस्वी में और वृंदावन नामक नगर की सृष्टि कर रहे हो।
यहां कमरा में बैठे हुए भी मालूम नहीं है कितने लोगों को ये बात ज्ञात है कि वृंदावन धाम जो हिंदुओं को पवित्रतम धाम है, वहां की सृष्टि एक विधर्मी सम्राट अकबर ने 1588 में करके और जीव गोस्वामी को फरमान के द्वारा ऑफिशियली दी। ये ब्रज संस्कृति है, ये ब्रज संस्कृति है। आज जिनकी बात मैंने खाली पैराफ्रेज करी है, वो हमारी संबोधन कोई भी उपयुक्ति नहीं है, आवे ही नहीं है। जिन्हें ये दृष्टि दी कि द्वंद्व से रास तक को ब्रजन ही संस्कृति है। जब मानव चेतना द्वंद्व से और रास तक पहुंच जाए तो समझ लो कि संस्कृति पक रही है, वो हमें रस आ रहे हो। और जब वो रास की स्थिति स्पष्ट हुए है तो जहां सुंदर श्याम सखा सब सुंदर, सभी का सुंदर हो जाए। अगर वो दृष्टि मिली, सकल जग सुंदर। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ये ब्रज दिवस ब्रज की देहली पे कर रहे हैं बैठ के। अंग्रेजी में स्पेलिंग करते समय थोड़ी सी भूल चूक कर बैठे हैं, किंतु हिंदी में ठीक लिखे देहली। तो ब्रज संस्कृति की दहलीज है और दहलीज की आवश्यकता संस्कृति को समझने के ताई, संस्कृति को रस लेने के ताई, संस्कृति को स्वाद लेने के ताई दहलीज अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर दहलीज न बने तो बाहर वाले बाहर और भीतर वाले भीतर, दहलीज ही तो जुड़ेगी। तो जगत को ब्रज को स्वाद चखाए के ताई एक महान यज्ञ डॉक्टर कपिलावात्स्याय जी ने प्रारंभ किया 1987 में, जाको नाम ही है ब्रज प्रकल्प। जहां अनेक मूर्धन्य विद्वानों ने और अपनी अपनी आहुति देनी है। वो अभी भी कार्य चल रहे है, 10 ग्रंथ वहां में प्रकाशित हैं। ब्रज संस्कृति को इतिहास, वहां को संगीत, वहां की रीति नीति, वहां के साहित्यन के अनुवाद और स्थापत्य और सब कछु एक पूरी विहंगम दृष्टि से ब्रज को देखने को जो महान एक यज्ञ आपने प्रारंभ किया, वो अभी भी चल रहे है। और बाकी एक झांकी ब्रज महोत्सव के नाम पे आप लोगों ने अगर कभी देखी हो 2009 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, वो केवल आपकी कल्पना और मार्गदर्शन के द्वारा ही वो संभव ही है। हमारी आपकी सबकी उत्कंठा है कि ब्रज के बारे में कछु आपके रसमय उद्गार हम लोग ग्रहण करेंगे। आपको कैसे मैं संबोधन करूं? भाई शिवभक्ति और मान्य ब्रजवासी या जो दहलीज में आए हैं, इनको सुनने के पश्चात या ये मैं कहूँ कि इनके प्रवचन के श्रवण के बाद कुछ भी कहना व्यर्थ होगा या कि उसको दोहरा नहीं होगा। और इन्होंने बाकी की तो सब बात कही। एक बात जो थोड़ी सी मैं उसमें जोड़ दूं कि ठाकुर ने मौन की भी बात की है। तो इसलिए अनुभव को अभिव्यक्ति के स्तर पर और उसको शब्दों की माला में पिरोना जरा सा कठिन काम है। इनका
वक्तव्य सुनने के बाद और जिन स्तरों की उन्होंने बात की है, मैं केवल उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि उन्होंने कहा और आप लोगों ने सब ने, मैं आप लोगों में से मेरी दृष्टि में बहुत दोष है इस समय और देख नहीं पाती हूँ, धुंधला देख पाती हूँ। वो भगवान ने पता नहीं ठाकुर ने क्या कहा है उसके बारे में, राष्ट्र में उसका वर्णन आता है एक दो जगह, लेकिन उसकी बात नहीं कहूँगी। उस सब के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है और वो ब्रजभूमि में भी लिखा गया है, ब्रजभूमि के बाहर भी लिखा गया है, वो भावनात्मक स्तर पर लिखा गया है, वो विवेचनात्मक स्तर पर लिखा गया है, वो कटु आलोचना के स्तर पर लिखा गया है। उस सब उन द्वारों को खोलने की यहाँ पर आवश्यकता शायद नहीं है। केवल इतना ही कि जो जिस कार्य की ओर आपने अभी ध्यान दिलाया, यानी ब्रज प्रकल्प, उसका काम मैं सोचती हूँ कि आप ही आगे ले जाएंगे। कोई संपूर्ण तो कभी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन ये मेरा शरीर छोड़ने से पहले अगर आप उसको समाप्त कर दें या उसमें गांठ बांध दें, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो ब्रजभूमि के प्रति हम लोगों का समर्पण था और जिस दृष्टि को लेकर वो कार्य आरंभ किया गया था, जिसकी ओर उन्होंने आप लोगों का ध्यान दिलाया 1927 से, वो अभी काम पूरा नहीं हुआ है। बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, लेकिन उसकी जो यही जो दृष्टि थी जिसमें कि बंध, संबंध, पिंकी बंध, और मैं नाट्यशास्त्र की भाषा बोलूं तो हर तरह के जो उसमें बंधों की जो बात निकलती है मुख्य होके, और नाट्यशास्त्र दोनों ही बातें करता है, ये भी और 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 ये भी। और ब्रज भूमि ऐसी रही और इसीलिए उसका चयन किया गया। दो स्थानों का चयन किया, एक ब्रज का और एक उधर दक्षिण में बृहदेश्वर या तंजौर का, और आप लोगों को उसके ऊपर व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में ऐसे स्थान रहे हैं जो कि लोगों को इकट्ठा भी करते रहे हैं, लेकिन जिससे कि बहुत व्यापक रूप से उसकी केप में बाहर भी जाती रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में उसे कहें कि they have been centers of immense multi-level centripetal and centrifugal forces in this country। और इसलिए उसका चयन ये ठीक है कि मेरे भाई वहाँ थे तो उसका शौक था, लेकिन जो मेरे मन में की और जिसकी ओर उन्होंने अभी इशारा किया कि एक भौतिक स्थान अकबर ने अगर उसको निर्धारित किया तो कोई उसकी एक, चाहे उसे पहले राजनीतिक दृष्टि होगी या कि कुछ और होगा, लेकिन उसमें ऐसा हुआ। और आप में गोस्वामियों, इनको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि जो सब गोस्वामी थे उनकी जो पृष्ठभूमि थी, और तब चैतन्य महाप्रभु ने कैसे उनको एक, जिसकी बात अब उस सब को छोड़कर हम, जिसकी ओर इन्होंने इशारा किया है, इशारा भी किया है और केवल इशारा ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप से भी, परोक्ष रूप से नहीं, कि इस सब का आज का जो हमारा यथार्थ है उसमें कोई ये सब मतलब रखता है या नहीं रखता, और जो कि
या कि ये एक सांस्कृतिक धरोहर या अवशेष रह, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का एक मात्र वो रह गया है और उसको हम बार बार मुखरित कर रहे हैं, और उसका कि आज का जो समकालीन या आधुनिकता का जो हमारा वो है उससे कोई संबंध है या नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि ये एक प्राथमिक बात है जिसकी ओर ब्रज में रहने वाले और ब्रज के बाहर रहने वाले और जो उस संस्कृति के अध्ययन केवल नहीं करने वाले लेकिन जो आज की संस्कृति के दृष्टा हैं और दृष्टा से अधिक कर्ता जो हैं, उन तक किसी भी तरह का ये संदेश पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता। आपने 2-3 बातें उठाई, बहुत सी बातें और बहुत सी बातें उठाई, कितने स्तरों पर उठाई। पहला जिसको कि उन्होंने माटी की बात कही, और माटी और मक्खन दोनों एक चीज हैं। दोनों जिस चीज के प्रतीक हैं और जिसका कि आज की दुनिया में जितना हम पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं और जिसको कि हम कहें कि बेसिक पंचभूतों को जो दूषित कर रहे हैं, और जिस नवनीत, मैं इनको प्यार से नवनीत भाई बुलाती हूँ जो उसको निकालने की हमारी क्षमता है वो है या नहीं है, यानी उसी यथार्थ में से शुद्ध माखन निकालने की हमें क्षमता रह गई है या नहीं रह गई। भारतीय चिंतन में, भारतीय चरित्र में और इसके प्रति हम केवल मैं तो पूजा का शब्द भी नहीं का प्रयोग करना चाहती हूँ, क्योंकि पूजा में बहुत कुछ विधि होती है, लेकिन अंधविश्वास या कि केवल कोई बात नहीं, उसका जो संदेश है, और आप ये जानते हैं और आप उसमें जुड़े रहे हैं, चाहे वो ब्रज की भूमि हो, चाहे वो जमुना का पानी हो, चाहे वहाँ की मिट्टी हो, चाहे उसी क्षेत्र का जो जिसकी बात मैं आपसे बहुत बार मांगी और यहाँ भी कर चुकी हूँ कि अगर हम पांचों तत्वों में शुद्धता वहां स्थान में नहीं रख सकते हैं तो ये सब ऊपर की बात है। और वही विडंबना 7 सेतु और पुलों को पार करके आपने सही कहा, और मैं थोड़ी सी गीत गोविंद की छात्रा हूँ, 35 वर्ष तक उस छोटे से काव्य को के साथ जूझती रही हूँ, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आया है। 7 पुस्तकें लिख चुकी हूँ कुछ, लेकिन जिस तरह की कल्पना या जो उसका जो यथार्थ का एक दूसरा विकृत रूप है वो भी वही है जिससे भी आप जुड़े रहे हैं। और अगर हमें मिट्टी की, पानी की, हवा की शुद्धता लानी है तो हमें उस चरित्र और उस दृष्टि में भी शुद्धता लानी है। वो जो कि आपने कहा और आपने फिर भगवान श्री कृष्ण की बात कही और भागवत की वो पंक्तियां कि क्या जो वहां का जो स्तर है जिसको कि हम भक्ति मार्ग मानते हैं उसका और जो कर्म का उसका कोई संबंध है या नहीं है।
उसमें क्या इस संस्कृति में व्यापक रूप से और ब्रज के संदर्भ में भी और जीवन में ब्रज तक सीमित नहीं है, उसमें आपने मेरी क्या वो लक्ष्मी शास्त्री जोशी का वो वाक्य था जिसको लेके कि मैं 40 साल तक घूमती रही हूँ, ये द्वंद नहीं है, ये मिथुन है, लेकिन क्या हमने ये उन द्वंद्वों को ही नहीं स्वीकार किया, बल्कि स्वीकार करके हमने ये सोचा कि ये दो ऐसी श्रेणियां हैं जिनका परस्पर विद्रोह जो है वो बेसिक है और वो वही रहना चाहिए, और हम कभी ये कर लेते हैं कभी ये कर लेते हैं, और उसमें हम अपने से कभी नहीं प्रश्न पूछ रहे हैं कि संस्कृति तो आपको ये बता रही है कि ये द्वंद्व नहीं है, और हम उन द्वंद्वों को स्थापित करके और केवल चरित्र में नहीं और सामान्य रूप से नहीं, और जिसको भी कहें कि इंडिविजुअल लेवल पर ही नहीं, लेकिन एक कलेक्टिव लेवल पर और जो समाज का हमारा आज हमने जो वर्गीकरण किया हो, आपने वर्ण और जाति की बात कही, तो देखिए हमने क्या किया है। कहा गया वो मेरा अखंडित सत्य जो कि खंडित होके बह रहा है, आज मेरे ही सामने उस दूषित जल में जो मेरे ही खंडित चरित्र का एक चिन्ह है। अभी भी थोड़ी सी आशा है, और आप तो गांधीराम से और गांधी जी की भी बात कही आपने, सही, और जो कि मैंने आप दूसरी कॉन्फ्रेंस में भी निवेदन किया कि आज बहुत विनम्रता से हमें ये सोचा है कि हमने इस भारतीय संस्कृति के प्रति एक स्तर पर श्रद्धा दिखाई है, और लेखन में, अध्ययन में, लेकिन क्या वो हमारा जो सामाजिक और इससे अधिक राजनीतिक जितनी हमारी व्यवस्था है उसमें कहीं कहीं तारतम्य है या कि टूट गया, ऐसा विशृंखल हो गया। और आप लोग जो उस भूमि और उस स्थान और उस क्षेत्र से, और ये सब क्षेत्र संपदा में आया था, उस क्षेत्र को फिर से ऐसे जीवित कर सकते हैं कि वो केंद्र भी बने, और केंद्र से भारतवर्ष में सभी स्तरों पर जिनकी की बात आपने की है, और सात स्वर मैंने गिन लिए अपने मन में, ये मैं समझती हूँ कि हमारे सामने एक इतनी सीरियस और इतनी गहरी एक चुनौती है, और अभी वक्त है, 10 साल बाद नहीं होगा जो आज की स्थिति है, क्योंकि ये जो बाढ़ जो कि अब आप उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर, ये तो उस ढंग का धीरे का फ्लड है या जोर का फ्लड है कि उसमें आज, ठीक है, लोग कहते हैं कि कपिला जी एक पर्सनल बात
she's forgotten to think beyond the 2nd century BC or the 14th century AD. मुझे तो ये कहना है कि आज है और उसमें काल में भी बर्निंग है, और उस प्रभाव को अगर आप लोग फिर से, चाहे आप कालिया दमन बने, चाहे आप राष्ट्र के नायक बने, बनो तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम अपनी मुख्य अतिथि जी का, उन्होंने समय निकालकर यहाँ आना स्वीकार किया और अपने उद्बोधन से अपनी भावनाओं से हमें अवगत कराया। इस गोष्ठी के संपन्न होने से पूर्व मैं श्री गोयल साहब से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ माइक्रोफोन पर आए और जो विशिष्ट व्यक्ति इसमें भाग लेने आए हैं उनका सम्मान करें। श्री विष्णु प्रकाश गोयल। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो नहीं पूछ सके, देर हो जाएगी। किसी को समय आगे, क्योंकि लगातार कार्यक्रम है रात तक, इसलिए अभी प्रश्न आज ना करके उसे पेंडिंग रखें, अगली गोष्ठी में उन पर चर्चा संभव हो पाएगी। इतनी महत्वपूर्ण गोष्ठी है कि हमें ये कयास भी नहीं था कि यहाँ कोई सीट खाली नहीं बची। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ऐसे ऐसे साहित्यकार, विद्वान और सर्वोपरि श्रीमती कपला जी का आगमन हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही एक आशीर्वाद की और सौभाग्य की बात है। श्रीमती कपला जी ने एक चुनौती दी है। एक मिनट बुराईलाल जी। श्रीमती कपला जी ने चुनौती दी है और चुनौती दी है कि या तो कालिया मर्दन बनिए और या जो है नायक बनिए। आप सब ब्रज के रहने वाले हैं, यहाँ पर जितने उपस्थित हैं ब्रज के रहने वाले हैं, लेकिन जो ब्रज, जो श्री कृष्ण अध्यात्म में, आपकी लेखनी में, आपके साहित्य में आप जिस चीज का प्रगाढ़ करते हैं, बखान करते हैं, वो अपनी कर्मी में, अपनी सोच में उसको स्वीकृत करें और उसका अभ्यास करें। ये एक चुनौती है। क्या मैं अब आपके सामने बात रख रहा हूँ, क्या ये कपला जी की चुनौती को आप सब स्वीकार करते हैं? मैं आपकी तरफ से तभी उनको आश्वासन दूंगा। जरा करतल ध्वनि बजा करके एक जोरदार आप अपनी स्वीकृति दें। इस सब को करने के लिए, ब्रज को ब्रज बनाने के लिए, दिल्ली में ब्रज का प्रतिबिंब जारी करने के लिए, दिल्ली में ब्रज कला केंद्र अपना कार्य कर सके और इस तरह की चुनौतियां मिलती चले, हम सोते से जगते चले और ऐसे ऐसे महान शक्तियां हमको आकर के संदेश देती रहे। मेरी यही कामना है। मैं कपला जी का तहे दिल से, जिनका ब्रज कला केंद्र से बहुत संबंध रहा है, ये उन्हीं की कृपा है कि आज इंडिया इंटरनेशनल में उनके सहयोग से हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं कपला जी, क्योंकि समय कम है, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं और मैं अपनी सदस्य श्रीमती मीरा गोयल से ये प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अंग वस्त्र पहना करके श्रीमती कपला जी का हम सभी की ओर से सम्मान करें। मैं ये प्रार्थना करूंगा कि सब स्टैंडिंग ओवेशन कपला जी को दें
खड़े होकर के और उनको अपना आभार प्रकट करें। बहुत ज्यादा कृतज्ञ है आपने हमारे को बड़ी विशेष कृपा, ये कृपया बनाए रखिए हमारी प्रार्थना। इसी संदर्भ में मैं श्री वासुदेव जी से प्रार्थना करूंगा कि कपिला जी को अपना फूलों का गुलदस्ता भेंट कर अपना सम्मान करें। ये बड़े बाकी ये दिल्ली के मंच से श्री कपिला जी हमारा शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं इसके पश्चात हमारे इसी श्रृंखला में हमारे आज आदरणीय वक्ता हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय श्री मुदगल साहब का स्वागत करें। श्री मुदगल साहब कृपया स्वीकार करें, यही आ जाए। मैं भार्गव साहब से, नरेंद्र कृष्ण प्रसाद भार्गव से प्रार्थना करूंगा कि वो राम रंग जी का पटका पहना करके स्वागत करें। मैं आचार्य श्रीवत्स जी से प्रार्थना करूंगा कि चतुर्वेदी जी का स्वागत करें। मैं स्वागत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं अपना उपकार जो उन्होंने किया है, मैं एक अपनी कृतज्ञता श्री आचार्य को श्रीवत्स जी के प्रति भी करना चाहता हूँ, और ये विशेष कार्य मैं लेता हूँ कि मैं उनको पहना करके वो मेरे ऊपर कृपा करें कि मेरे इस सम्मान को स्वीकार करें। श्री आचार्य हमारे परिवार के हमारे अध्यक्ष महोदय श्री उदय प्रताप जी से प्रार्थना करूंगा कि दो शब्द कह के सबके प्रति धन्यवाद हम सबके आदर की पात्र आदरणीय कपिला जी, परम आदरणीय गोस्वामी जी, आचार्य चतुर्वेदी जी, मेरे मित्र मुदगल जी और हमारे इस ब्रज कला केंद्र से जुड़े सभी भाइयों और बहनों, आज का दिन वास्तव में बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है और बड़ा ही शुभ दिन है। इतनी सफल, सार्थक, ज्ञानवर्धक, विचारोत्तेजक गोष्ठी हुई है। मैं खुद स्वयं ब्रज का रहने वाला हूँ, मैंने ब्रज पर लिखा भी है, पढ़ा भी है। मैं सेंट जोन्स का जब विद्यार्थी था तो उस समय डॉक्टर हरिहरनाथ टंडन वहाँ जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने शोध में लिखा था कि अकबर की एक पत्नी हुआ करती थी ताज बीबी, और उन्होंने वो कृष्ण, ऐसा कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण उनके साथ खेलने चौपड़ आते थे, और जब नहीं आते थे तो वो बहुत विरहाकुल हो जाती थी। और जतीपुरा में उनके जहाँ अकबर ने उन्हें भेज दिया, वहीं उनका कृष्ण ही के वियोग में ही अंत हुआ। ऐसा तक तो मैंने सुना। और आज आपने जो ज्ञानवर्धन किया है कि वृंदावन धाम की भी स्थापना अकबर ने की है, ये बहुत बड़ी बात। ये जो और बहुत आपने बिल्कुल सही कहा, ये गंगा जमुनी संस्कृति जिसे हम कहते हैं, वो हमारे ब्रज की देन है। अमीर खुसरो, ताज बीबी, रस खान,
मानस हो तो बसों रस खान, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, पहाड़ हो तो बुझी गिरको, धारण और जो खग हो तो बसेरो करो। अब ये हर एक की जबान पे चढ़ा। ये संस्कृति हमारी ब्रज की देन है और वास्तव में आज इसी की बड़ी आवश्यकता भी है। बहुत सार्थक, बहुत उपयोगी और बहुत सफल अपने उद्देश्य में गोष्ठी करी है। आप सब लोग पधारे हैं, हम कृतज्ञ हैं, आप सबका धन्यवाद करते हैं और साधुवाद देते हैं ऐसे अच्छे सफल आयोजन के लिए। आपके आने से बहुत, और कपिला जी के साथ मैं राज्यसभा में भी रहा हूँ, लेकिन वहाँ भी जब ये मूर्ति थी तो सब लोग चमत्कृत और ध्यान से सुनते थे। आज आपने जो काम जो सुना, हमने वक्तव्य आपका सुना है और भाव प्रवणता उसमें जो थी और जो उसमें जो अपना हम कमिटमेंट बता देना बहुत है। आप उचित, मैं आपको प्रणाम सब लोगों को प्रार्थना है। इसके बाद हमारी ब्रज दर्शन प्रदर्शनी है, उसमें ब्रज के विभिन्न चित्रों के द्वारा जीवन दिखाया गया है। मैं कपिला जी से करबद्ध प्रार्थना है कि उसका उद्घाटन करने की कृपा करें। यहाँ से नीचे कृपा।